So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, कक्षा 7 विषय विज्ञान। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो भी बातें कर रहे थे इस क्लास में उसको और डिस्कस करेंगे और कुछ नई चीज़ों को भी हम लोग सीखेंगे। हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जीवों में जो पोषण है वो किस तरीके से होता है। हमने ह्यूमंस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर बात करी थी। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स को समझा था, किसके क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, और जो प्रोसेस है वो समझा था कि हर स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर क्या होता है। तो आज की क्लास में उसको एक बार रिवाइज करेंगे क्विकली और कुछ नए पॉइंट्स के ऊपर भी बात करेंगे। कुछ जानवरों के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी समझेंगे, रूमिनेंट्स किनको कहते हैं ये बात समझेंगे। तो इम्पोर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास, इंटरेस्टिंग भी रहने वाली है। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो बात करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इससे पहले हम एक बार क्विकली, मैंने आपको बोला था डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमंस में है इसका हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट एक बार फिर से ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ वो दिलाना चाह रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन पे। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रोल होता है डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप ये मान के चलिए, जो फूड का डाइजेशन है, जो भोजन का पाचन है, वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। मुंह से ही फूड जो है पार्शियली डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है हमारे मुंह से ही, सलाइवा से। इसके बाद जो पेट है, पेट में भी फूड का जो है और डाइजेस्ट किया जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू। लेकिन फाइनल जो डाइजेशन होता है, जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो कि खाना हमारी बॉडी पर लगता है, वो प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ अदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं इस काम में। तो इसीलिए मैं स्मॉल इंटेस्टाइन आपको बोलता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे तरीके से डिटेल में जरूर समझे। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको बताया था लगभग 7.5 मीटर लंबी एक ट्यूब, या फिर आप इसे पाइप कह सकते हैं, जो कि हमारे पेट में कॉइल्ड होता है। 7.5 मीटर काफी लंबी लेंथ हो जाएगी। मतलब आप ये मान के चलो एक एवरेज ह्यूमन का लगभग 5 गुना जो लेंथ है वो उतनी लंबी होती है एक स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और ये पेट में जो है ऐसे लपेट करके, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, इस तरीके से कॉइल्ड जो ये रहती है हमारे पेट में, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर भी डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करने में और हेल्प करते हैं। यहाँ पर दो जो ग्लैंड्स हैं, इनके एक ग्लैंड की बात करते हैं हम, लीवर की, ठीक है, और एक गॉल ब्लैडर की बात करते हैं। लीवर, देखिए लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, ये बात ध्यान रखेंगे। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, और ये क्या काम करता है, ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है। ये बात समझ में आ गई। लीवर जो है बाइल जूस को सेक्रेट करता है। लेकिन ये बाइल जूस जहाँ रखा रहता है, जिस जगह रखा रहता है, जिस सैक में रखा रहता है, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अब जरा ध्यान से देखिए, बाइल जूस क्या काम करता है भाई, जो डाइजेशन है उसको कंप्लीट कराने का काम करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। पर देखिए ध्यान से, ये रहा देखो, ये पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज हमारा स्टमक है, ठीक है, स्टमक, ये पेट है हमारा, पेट से ये जो पाइप जा रहा है, ये जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये जो है ये है पैनक्रियाज। ये क्या है, पैनक्रियाज। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पार्ट है, ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो जो इधर लीवर होगा यहाँ पर, लीवर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए लीवर से बाइल जूस निकलेगा, और बाइल जूस जो है इस गॉल ब्लैडर, इस सैक में जो है रखा रहता है। बात समझ में आ गई। तो ये उसके बाद कहाँ सीक्रेट किया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बात समझ में आ गई। पैनक्रियाज का जो रोल है वो है पैनक्रियाटिक जो जूस है, इसका इंपॉर्टेंट काम होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, इनको कन्वर्ट करना। देखो, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करना, फैट्स को फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करना, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, पैनक्रियाटिक जूस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बोला है, इसको तो आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। पैनक्रियाटिक जूस क्या काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, फैट्स को फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम ये करता है। देख लिया आपने कहां पर है पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।
देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे ये काम होता है। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स मतलब जो खून के जो ब्लड को फ्लो करने की जो छोटी छोटी वेसल्स हैं, जो छोटे छोटे पाइप्स हैं, वो जो है कहाँ से कनेक्ट होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से ये जो है जो भी खाना हमारा कन्वर्ट हुआ है जिस भी यूजफुल कंपोनेंट में, चाहे वो शुगर हो जाए, चाहे वो हमारा फैटी एसिड ग्लाइसरॉल हो जाए, चाहे वो हमारा अमीनो एसिड हो जाए, है ना, इसको लेकर के चलते हैं और हमारे पूरे बॉडी में बांटते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड जो ये एब्जॉर्प्शन है ये पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी हमको खाने से जो भी कंपोनेंट, जो भी न्यूट्रिएंट जो है मिला है। ठीक, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर विलीज होते हैं। विलस मतलब एक उंगली नुमा संरचना है, अभी दिखाता हूं मैं आपको आगे। इनका काम क्या होता है, ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ज्यादा ब्लड वेसल्स में ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वो करवाते हैं, बस ये काम होता है। बट इंपॉर्टेंट रोल है। ये देखो, ये एविली हमारे जो ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर आप देखेंगे, ये इसके अंदर देखिए आप, ऐसे उंगली नुमा, जो कि उंगली नुमा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनका काम होता है एब्जॉर्ब करने का खाने को और उसके बाद ब्लड वेसल्स में भेजना। ब्लड वेसल्स के बाद ब्लड वेसल से ये खाना जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाता है और वहां पर जो है क्या बनाया जाता है, कुछ कंपोनेंट जो हमको बनाना हो बॉडी के लिए, जैसे प्रोटीन हो गया। जैसे सपोज यहाँ से जो है न्यूट्रिएंट लेकर के ब्लड वेसल्स चले गए हमारे मसल्स में। अब मसल्स को क्या करना होता है, मसल्स को प्रोटीन बनाना होता है अपने लिए, है ना, तो वो क्या काम करेंगे, फिर प्रोटीन बनाएंगे, है ना। ये प्रोसेस हो गया एसिमिलेशन का। तो बात समझ रहे हैं आप, हमने खाना खाया, खाने को जो है सिंपलर पार्ट में तोड़ा, खाने में प्रोटीन था पहले से ही, लेकिन प्रोटीन को हमने अमीनो एसिड में कन्वर्ट करा और फिर अमीनो एसिड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जा करके फिर वापस से प्रोटीन बन रहा है। तो ये प्रोसेस जो हो गया इसको कहेंगे एसिमिलेशन। बात समझ में आ रही है, इसको क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। अगर सेल्स की बात करें, हमारी बॉडी में जो है लाखों करोड़ों सेल्स होती है, इनके अंदर भी एक प्रोसेस चलता है। इनके अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज हमने लिया है वो ग्लूकोज जो है टूटता है, वहां से ऑक्सीजन उसको तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनते हैं, साथ में एनर्जी हमको रिलीज होती हुई दिखती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती हुई दिखती है। मतलब कि जो हम हमारे खाने में, हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको ग्लूकोज हम कहते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। सेल में जाता है, सेल इसको तोड़ करके एनर्जी बनाती है और इस एनर्जी से ही हम अपने डेली लाइफ के जो काम है वो कर पाते हैं। क्या ये बात समझ में आई है बच्चों? ठीक है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो सारी कहानी खत्म हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काम होना था हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई खाना अनडाइजेस्टेड रह गया, कोई खाना अनएब्जॉर्ब्ड रह गया, तो वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, इसमें। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन, नाम लार्ज इंटेस्टाइन है इसका, लेकिन है ये छोटी, है ये छोटी, शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये थोड़ा चौड़ी होती है। कैसे होती है, थोड़ा वाइड होती है ना। तो 1.5 मीटर के लगभग लंबाई होती है। इसका काम पानी को एब्जॉर्ब करने का, मेन काम जो है, जो हमारा खाना अनडाइजेस्टेड है उसको ये सिर्फ उसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है कहाँ चला जाता है, रेक्टम की तरफ चला जाता है। वहां से जो है ये एनएस से निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो मैंने आपको बताया इनजेशन से लेकर इजेशन के तक प्रोसेस तक पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात जो है वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। चलिए इस बात को समझेंगे। ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जैसे यहाँ पर एक गाय दिख रही है आपको, बफेलो हो गया है ना, तो ये सारे क्या है, ये सारे घास खाते हैं जानवर। आपने देखा होगा जब ये खाली बैठे रहते हैं जानवर, तो भी क्या करते हैं, इनका मुंह चलता रहता है, इनका मुंह क्या है, चलता रहता है। तो होता क्या है, जब इनको चारे के लिए भेजा जाता है, जब इनको घास चरने के लिए भेजा जाता है, फिर जब इनको घास दी जाती है, तो फटाफट से क्या करते हैं, दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रुमेन। ये क्या करते हैं, फटाफट से घास को जो है स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है, और उसको अपने पेट का एक पार्ट होता है रुमेन, वहां पर रख लेते हैं। कहाँ पर रख लेते हैं, रुमेन में रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब जो है इन द रूमेन फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड। अब रूमेन में जो है खाना जो है पार्शियली डाइजेस्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। कड उसके बाद क्या है, वापस जब ये खाली बैठ जाते हैं, जब ये अपने घर आ गए, इनको बांध दिया गया, ठीक है, जब ये बैठ जाते हैं, जब इनका कोई काम नहीं होता, तो बैठ करके ये जो है वापस से इस कड को अपने मुंह में निकालते हैं। द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड एनिमल चूज द फूड। और उसके बाद जो है वापस से उसको चबाते रहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं और ऐसे जानवरों को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो इसीलिए गाय को हम रूमिनेंट कहते हैं, भैंस को हम रूमिनेंट कहते हैं, रैबिट को हम रूमिनेंट कहते हैं, हॉर्स को हम रूमिनेंट कहते हैं। इसके अलावा जो जितने भी ये घास खाने वाले जानवर हैं, इनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं।
तो बात समझ में आ गई। साइड में आपको एक फिगर भी दिख रहा होगा जिसमें गाय है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ये एक इसोफेगस है, इसकी आहार नलिका है। ये इसका पेट का एक पार्ट हो गया, ये इसका पेट का दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई इसकी। तो आप देखेंगे कि इसके जो पेट का स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रूमेन होता है और यहाँ पर ही ये खाना जो है अपना जो फटाफट से घास खाते हैं, जिसको ये डाइजेस्ट नहीं रहता है, पार्शियली डाइजेस्ट रहता है, कड जिसको हम बोलते हैं, तो ये यहाँ पर ही स्टोर रहता है, ठीक है, इस पार्ट में, ये रूमेन वाले पार्ट में। चलिए नोट डाउन करेंगे जल्दी से इन बातों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो घास खाने वाले जानवर हैं, इनके जो ग्रास है, इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सेल्यूलोज। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो सेल्यूलोज को बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है कंज्यूम करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। बट अगर बात करें सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया जो है इनकी हेल्प करता है। ये इनके रूमेन में प्रेजेंट होता है और इनका काम होता है, इस बैक्टीरिया का काम होता है सेल्यूलोज का डाइजेशन करना। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, ह्यूमंस जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पास जो है ये बैक्टीरिया नहीं है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है एनिमल की। अगर हम बात करें कुछ एनिमल्स की, जैसे हॉर्स हो गए, रैबिट हो गए, ठीक है, इनके पास जो है एक सीसम नाम का एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफेगस के बीच में। जैसे देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एसोफेगस हो गया, ये वाला पार्ट, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। इसके बीच में देखिए ये वाला पार्ट, ये जो है ये है वो पार्ट जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, इस सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर, यहाँ पर जो है इस सेलुलोज का डाइजेशन होता है और यहाँ पर ही वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम होता है। तो जो सीसम वाला जो एरिया है ये एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ये जानवरों के पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पर ही होता है और वहां पर ही ये बैक्टीरिया जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर आप ये जरूर लिखेंगे कि सेलुलोज जो है ये घास खाने वाले जानवरों को डाइजेस्ट करना इसकी प्रायोरिटी होती है और बैक्टीरिया जो उनके रूमेन में रहता है ये हेल्प करता है उनकी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। और इसके साथ ही ये पॉइंट जरूर लिखें कि सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर वेयर इन सिस्टम, ठीक है, और सिस्टम का होता है एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, जो कि ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो है ह्यूमंस घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। चलिए जल्दी से 2 पॉइंट नोट डाउन करेंगे इसमें। तो सेलुलोज का डाइजेशन हमने देख लिया। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की, मतलब एक कोशिकीय जीव जो कि एक कोशिका से जिसका जीव बना होता है। अभी तक हमने जो बात करी ये सारे बहुकोशिकीय जीव, चाहे एनिमल्स कर लो, चाहे गाय की बात कर लो, चाहे भैंस की बात कर लो, चाहे ह्यूमंस की बात कर लो, चाहे प्लांट्स की, चाहे हम डिफरेंट एनिमल्स की बात करते हैं, है ना, और या फिर चाहे प्लांट्स की बात करते हैं, सबके सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। लेकिन यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर है, मतलब सिर्फ एक कोशिका है इसके पास। अब आप, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको ह्यूमंस का, तो ह्यूमंस के पास जो है डाइजेशन के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं। उसके पास स्टमक भी है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, तो लार्ज इंटेस्टाइन भी है, लीवर भी है, पैनक्रियाज भी है। ये सारे के सारे जो है मिल करके डाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन की जो बॉडी है उसमें करोड़ों कोशिकाएं होती है ना, नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। लेकिन अमीबा की अगर बात करें, इसके पास सिर्फ एक कोशिका है, ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक कोशिका है इसके पास। अब इस एक कोशिका ने ही इसका फूड जो है इनटेक भी करना है, उसको डाइजेस्ट भी करना है और उसको एक्सक्रीट भी करना है, मतलब खाना खाएगा भी, ठीक है, उसको डाइजेस्ट भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा और फिर जो वेस्ट फूड होगा उसको बॉडी से आउट भी करेगा। तो सारा काम एक कोशिका ने करना है, एक सेल ने करना है, ठीक है। देखिए, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, जो तालाब के पानी होते हैं वहां पर ही हमको देखने को मिलेगा। देख नहीं पाएंगे हम इसे, बट वहां पर ही मिलेगा क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होगा अच्छी क्वालिटी का। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, क्या क्या होता है इसके पास, सेल मेम्ब्रेन होता है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ये देखो ये बीच में आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये न्यूक्लियस है इसका। ये जो आपको बाहर से आउटलाइनिंग दिख रही है ये इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। और झिल्ली जिसको हम कहते हैं,
एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट, और ये आपको छोटे छोटे ये आपको छोटे छोटे ये वैक्यूल आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये इस तरीके के, ठीक है, ये ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये छोटे छोटे वैक्यूल, मतलब इसको हम खाली स्पेस कह सकते हैं, ठीक है। और ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है भाई, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करता है, अमीबा को जैसे जो है कोई खाना दिखा तो ये क्या करता है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन, ठीक। तो ये क्या करता है, जैसे जो जिस खाने को इसको कैप्चर करना है उसको क्या करेगा, ये जैसे सपोज खाना यहाँ पर है, इस जगह पर इसका फूड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने ये जो इधर से अपना जो साइज है इसको और इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना करके इसको ऐसे कवर कर लेगा, फिर ये फूड को अपने जो साइटोप्लाज्म है उसमें लेके जाएगा, फूड वैक्यूल में लेके जाएगा, वहां इससे जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी इसका डाइजेशन का काम है वो करेगा, और फिर उसके बाद ये इसको इसी तरीके से जो है बॉडी से आउट भी कर देगा। तो जो मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं सेडोपोडिया, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। और इसको बोलते हैं 5 फीट फॉर मूवमेंट, और उसके बाद कैप्चर करता है फूड को और उसको डाइजेस्ट करता है और फिर बॉडी से आउट भी कर देता है। तो ये काम है किसका, अमीबा का। अमीबा में फीडिंग इस तरीके से होती है, डाइजेशन इस तरीके से होती है। खास बात ये है, मजेदार बात ये है कि सिर्फ एक ही सेल इसके पास है और एक ही सेल से अपना सारा काम कर लेगा, फूड को इंटेक भी कर लेगा, उसको डाइजेस्ट भी कर लेगा, एब्जॉर्ब भी कर लेगा, उसको वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर भी निकाल देगा। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, साइडोपोडिया जरूर याद रखें, अमीबा का जो मूवमेंट है वो होता है, साथ ही साथ अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पॉन्ड वाटर में मिलेगा। क्या क्या होता है इसके बाद, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये डायग्राम भी बनाए, इस डायग्राम में ये जरूर मेंशन करें जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और इसे जल्दी से आप नोट डाउन करें और डायग्राम इसका जरूर बनाएं। चलिए, तो आई होप यहाँ तक की बातें आपने नोट डाउन कर ली होंगी, यहाँ तक की बातें आपने नोट डाउन कर ली होगी। अब बात करते हैं डायरिया के बारे में। डायरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको यहाँ पर देखने के लिए, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटर स्टूल फ्रीक्वेंटली, दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। जब आपका वाटर स्टूल निकलता है और कंटिन्यूअसली निकलता है, इस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। या तो आपको इंडाइजेशन हुआ, आपने कुछ ऐसा खाना खाया है जो कि पूरी तरीके से आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो बॉडी उसको जल्दी जल्दी जो है आउट करने का काम करती है, ठीक है। या फिर आपने कुछ ऐसा खाना खाया है जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, दोनों ही केसेस में आपको डायरिया हो सकता है। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया, पार्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। बच्चों में ये बीमारी जो है बहुत कॉमन है इंडिया में। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फेटल, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। अगर सीवियर कंडीशन हो गया, अगर कंटिन्यूअसली ये काम हो रहा है, कंटिन्यूअसली ये ज्यादा टाइम के लिए हो रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी से वाटर और सॉल्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली आउट हो रहे हैं। इस वजह से आपको जो है ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है, इसमें आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। डायरिया के बारे में बात करें, इट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व्ड इन इट। इसको हम कहते हैं ORS। ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर किसी पेशेंट को डायरिया की प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना चाहिए, बॉइल्ड करके पानी उसको ठंडा करो, ठीक है, बॉइल करो पानी और उसको ठंडा करो, उसमें चुटकी भर नमक और जो चीनी है उसका सॉल्यूशन बनाइए, उसका घोल बनाइए और वो उसको पिलाइए, ठीक है, जिसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। याद रखिए ORS की फुल फॉर्म एग्जाम में आएगी आपके, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन किसको देते हैं, डायरिया के पेशेंट को देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि उसके बॉडी में जो सॉल्ट है और जो वाटर है जिसका लॉस हुआ है ना, वो उसकी जो कमी है वो पूरी हो पाए, ठीक। तो इस चीज को जल्दी से नोट डाउन करेंगे डायरिया को, और डायरिया को याद जरूर रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए, तो यहाँ तक की चीजें नोट डाउन हो गई। ये चैप्टर हमारा जो है पूरी तरीके से कवर अप हो गया है। इस चैप्टर में हमने बात करी थी, तो हमने बात करी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के ऊपर। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बाद हमने ये बात करी थी कि प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है, एनिमल्स में किस तरीके से डिफरेंट होता है। बेसिकली हमने यहाँ पर एनिमल्स की बात करी थी जिनके फूड में जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये बात करी थी कि डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो क्या होती है। डाइजेशन की प्रोसेस को हमने डिटेल में समझा था, ठीक है, जिसमें हमने कुछ अदर जानवरों, कुछ अदर जो एनिमल्स हैं उनके भी हमने देखा था किस तरीके से डाइजेशन का वो काम करते हैं। ह्यूमंस में देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से होता है। अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है जो माउथ है, वहां से फूड का इंटेक होता है जिसको इंजेशन कहते हैं,
ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। मुंह से जो है हम खाना खाते हैं, जिसको फूड का इंजेशन बोलते हैं। मुंह में हमारे दांत होते हैं, दांत के 2 सेट होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ में। अगर दांत की बात करें तो एक सेट में हमारे 16 दांत होते हैं, 16 टीथ होते हैं, और जिसमें से 4 हमारे इंसिजर होते हैं, 2 कैनिन होते हैं, 2 प्रीमोलर, 4 हमारे इंसिजर होते हैं, 2 कैनिन होते हैं, 4 प्रीमोलर और 8 जो है मोलर्स होते हैं। कैनिन्स का काम होता है फूड को टीयर अप करना। इसके अलावा जो इंसिजर का काम होता है वो होता है फूड को ब्रेक डाउन करना। इसके बाद जो इससे मोलर और प्रीमोलर का काम जो होता है फूड को ग्राइंड करने का होता है। यहाँ पर जो हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड भी होते हैं, जहाँ से सलाइवा सीक्रेट होता है। ये सलाइवा क्या काम करता है, ये सलाइवा जो है हमारी जीभ जो है इसको मिक्स करने का काम करती है, किसके साथ, फूड के साथ। और जब सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है तो यहाँ पर स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जीभ जो है हेल्प करती है, टंग की हेल्प से ये खाना जो है हमारे गले से नीचे जाता है। ठीक है, अभी इतनी बात ध्यान रखेंगे। टंग में जो है टेस्ट बर्ड्स होते हैं, हमारे जीभ में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, जो भी टेस्ट है हमारी जीभ हमको बताती है। इसके बाद ये खाना पास होता है यहाँ से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 पासेज हैं, एक विंड पाइप का है, एक एसोफेगस का है। खाना खाते हुए ये जो विंड पाइप है ये बंद रहता है, तो हमारा जो खाना है ये यहाँ पर देखिए, ये वाला पास। ठीक है, खाना तो हमारा जो खाना है वो एसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है, जो एसिड्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले ये पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लिवर जो है ये क्या काम करते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस और गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस निकलता है वो क्या काम करता है, वो फूड को और डाइजेस्ट करने का काम करता है। पैनक्रियाज जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलीज जो है इस काम को करते हैं, फूड जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजा जाता है उसके कंपोनेंट्स। फिर खाना पहुंचता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां उससे वाटर और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। बचा हुआ जो खाना है वेस्ट की फॉर्म में रेक्टम और एनस से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने इस पूरे क्लास में देखी हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि आप घर से इन चीज़ों को एक बार पता करके जरूर आएंगे, रिवाइज करके जरूर आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।